रितेश की बाहों में लिपटी सोनाली खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी, जबकि रितेश सोनाली को खुद में भींचे हवाओं में उड़ता महसूस कर रहा था। आज उसने वो सब कुछ पा लिया था जिसका उसने कभी सपना देखा था। सोनाली का नर्म नाजुक वजूद उसकी बाहों में था। अपने हाथों के प्याले में सोनाली का चेहरा रितेश ने जरा सा ऊपर उठाया, लेकिन सोनाली की पलकें झुकी हुई थीं, क्योंकि शर्म ने उसकी पलकों को भारी कर दिया था। और सोनाली का ये शर्माया घबराया सा रूप रितेश के दिल की धड़कनों को और भी बढ़ा रहा था। वो खुद पर कंट्रोल न कर सका और अपने दहकते हुए होंठ सोनाली के होंठों के ऊपर रख दिए थे। रितेश के होंठों का स्पर्श पाते ही सोनाली की बोझल पलकें और भी बोझल हुई थीं। सांसों का एक गर्म तूफान था जो दोनों के बीच उठा था। अगले ही पल सोनाली रितेश से दूर हटी थी, लेकिन रितेश ने पीछे से जाकर सोनाली को फिर से अपनी बाहों में लिया था। उसके कानों के पास अपने होंठ लाकर वो धीरे से फुसफुसाया था, क्या हुआ सोनाली? मुझसे दूर मत भागो, आज की रात हमारी मिलन की रात है, यूं मत तरसाओ। जबकि सोनाली दोबारा से पलटकर रितेश के सीने में अपना सर छुपा गई थी। मैं भी तो तुम्हारे लिए बेकरार थी रितेश, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो सही है या गलत। रितेश ने उसे अपनी बाहों के शिकंजे में जकड़ लिया। सोनाली, इसमें गलत क्या है? प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, और प्यार में सब कुछ जायज होता है। तुम बस अपनी आंखें बंद करो और इन पलों को महसूस करो। ये कहते कहते रितेश ने सोनाली को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लाकर लिटा दिया। एक हाथ से उसने लाइट ऑफ की और एक हाथ से सोनाली को अपने ऊपर गिराया था। सोनाली चाह कर भी रितेश की शरारतों को रोक नहीं पाई थी। रितेश की शरारतें हद से बढ़ती जा रही थीं और सोनाली ने अपना आप रितेश के हवाले कर दिया था। रात के 1 बजे दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे सुकून से लेटे हुए थे, जैसे दोनों ने सब कुछ पा लिया हो। और फिर रितेश ने धीरे से सोनाली को खुद से दूर किया था। सोनाली, अब बहुत रात हो गई है, मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। थोड़ी देर पहले जो रितेश उसे खुद से दूर नहीं कर रहा था, अब उसे एक झटके से खुद से दूर किया। एक पल के लिए सोनाली को बुरा लगा था, लेकिन वो फिर से मुस्कुराते हुए रितेश से लिपट गई। रितेश, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लो। रितेश की तरफ से अब बिल्कुल खामोशी थी। थोड़ी देर के बाद एक अजीब सी तंज भरी हंसी सोनाली के कानों में पड़ी थी। सोनाली, तुम मेरे बिस्तर मेरी बाहों तक आ गई, इसे अपनी खुशकिस्मती समझो। आगे भी तुम पर अपने प्यार की बारिशें करता रहूंगा, लेकिन तुम्हें हमेशा हमेशा अपनी ज़िंदगी में शामिल करूं, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मेरी मोहब्बत को पाना चाहती थी तो मेरी मोहब्बत को पा लिया। आगे भी हम दोनों यूं ही मिलते रहेंगे और अपनी रातें रंगीन बनाते रहेंगे, लेकिन इससे आगे के बारे में कभी मत सोचना। रितेश के शब्द थे या कोई बम जो सोनाली के सर पर गिरे थे। वो लड़खड़ाते कदमों से रितेश के सामने जाकर खड़ी हुई थी। रितेश, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी कुछ देर पहले तो तुम मेरे ऊपर अपनी चाहतें लुटा रहे थे, और अब? आंसुओं का एक गोला था जो सोनाली के गले में अटक चुका था और उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, जबकि रितेश एक जोरदार हंसी हंसा था। तो जाने मन, चाहते तो अब भी लुटाने के लिए तैयार हूँ, कहा ना, जब भी मन हुआ करे मेरे पास चली आना। इतनी चाहतें इतनी मोहब्बतें दूंगा कि किसी दूसरे की कभी ज़रूरत महसूस नहीं होगी, तुम्हारे अंदर की सारी गर्मी। कहते कहते रितेश ने बेशर्मी से एक आंख दबाई थी, जबकि सोनाली का दिल जैसे धड़कना बंद हो चुका था। कितनी ही देर तक वो उसे खाली खाली नज़रों से देखती रही, और अगले ही पल वो रितेश के कदमों में बैठ चुकी थी। उसकी आंखों में बेबसी का सागर उफान मार रहा था। वो अपने नर्म नाजुक हाथों से रितेश के कदमों को थामे धीमी और कांपती हुई आवाज़ में बोली, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं रितेश? मैंने तो अपनी हर खुशी हर सपना आप पर बार दिया। अगर मैं आपसे दूर हो गई तो इस दुनिया की कोई ताकत दोबारा से मुझे आप तक पहुंचा नहीं सकती। आप मेरे वजूद की मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन क्यों? सोनाली के चेहरे पर गिरते आंसुओं की चमक उसकी मासूमियत को और भी बढ़ा रही थी। वो इस समय किसी मासूम सी देवी की समान लग रही थी। शहद जैसी आंखें, भूरे रंग के लंबे बाल और चांद जैसी सफ़ेद रंगत। उसका सौंदर्य ऐसा था कि कोई भी नज़र हटाने से मजबूर हो जाए, लेकिन इस खूबसूरती में अब रितेश को कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो उसकी खूबसूरती का रस चख चुका था। रितेश जो सामने खड़ा था, अपनी चमकती आंखों में अजीब सी बेरहमी लिए जोर से हंस पड़ा।
उसके चेहरे पर घमंड और खुदगर्जी साफ झलक रही थी। वो अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए तंज भरे लहजे में बोला, सोनाली, तुम्हारी ये भावुक बातें सुनकर तो मुझे हंसी आती है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इश्क में पागल हो गया था? तुम्हारी हैसियत मेरी नज़रों में एक रात से ज़्यादा की नहीं थी। जो मुझे चाहिए था वो मैं ले चुका हूँ। और सोनाली का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो कांपते हुए हाथों से अपने आंसू पोंछने की कोशिश करती हुई बोली, रितेश, मैंने तो अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया था। ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी नज़रों में मेरी इतनी कम अहमियत होगी। रितेश ने लापरवाही से दरवाजे की ओर इशारा कहा, अब तुम जा सकती हो। मेरे पास तुम्हारे बेकार की बातों के लिए वक्त नहीं है। और हाँ, जो प्यार तुम समझ रही थी वो सिर्फ वक्त बिताने का जरिया था। अब निकल जाओ यहाँ से। और सोनाली के दिल पर जैसे किसी ने चाकू चला दिया हो। वो एक पल के लिए खामोश खड़ी रही, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। वो नमी भरे लहजे में बोली, रितेश, तुम्हारे जैसे बेपरवाह इंसान को प्यार नसीब ही नहीं होना चाहिए। मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें कभी वो सुकून न मिले जो तुमने मुझसे छीन लिया है। ये कहकर सोनाली ने अपने भारी कदमों से घर छोड़ दिया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई रोशनी थी, बदले की, खुद को संभालने की और अपने वजूद को फिर से पाने की। पीछे रितेश एक पल के लिए खामोश खड़ा रहा, लेकिन फिर एक बेपरवाह हंसी के साथ अपनी दुनिया में मगन हो गया, ये सोचे बिना कि सोनाली के शब्द उसके भविष्य पर क्या असर डाल सकते हैं। रात अपनी गहराई में डूब चुकी थी। चारों ओर खामोशी का आलम था, जैसे दुनिया थक कर सो चुकी हो। आसमान पर बादलों की परत थी और चांद की रोशनी भी मध्यम पड़ गई थी। गलियां सुनसान थीं और सड़क पर फैले पेड़े कोई परछाइयां अजीब सा खौफ पैदा कर रही थीं। सोनाली नंगे पांव बेखुदी में सड़क पर चलती जा रही थी। उसका दिल भारी था, दिमाग सुन्न और आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो एक बेजान गुड़िया की तरह चल रही थी, जिसके अंदर जिंदगी की कोई हलचल बाकी न हो। ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? वो खुद से सवाल कर रही थी। मैंने आखिर क्या गलत किया? मैंने तो उसे अपना सब कुछ दे दिया था। उसकी धीमी आवाज रात के सन्नाटे में कहीं खोती जा रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और दिल की धड़कन दर्द में डूबी जा रही थी। सोनाली को यह भी याद नहीं रहा कि वो कहाँ जा रही है। वो सड़क के किनारे से हटकर बीचों बीच आ चुकी थी, लेकिन उसे इस बात का कोई एहसास नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार रितेश का निर्दयी चेहरा घूम रहा था, और फिर वो तंज भरी हंसी, वो बेरहम शब्द और वो बेशर्मी जिसने उसके दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। प्यार, यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो बुदबुदाई। अचानक दूर से एक कार की रोशनी नजर आई थी और वो रोशनी अंधेरे को चीरती हुई तेजी से उसके करीब आ रही थी। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर को कुछ समझने का मौका ही न मिला। अंदर राज अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से हंसते हुए म्यूजिक के शोर में मगन गाड़ी चला रहा था। अरे राज, रफ्तार तो कम कर, रात का वक्त है, दोस्त ने कहा, लेकिन राज ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे तू चिंता मत कर, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ। लेकिन अगले ही पल राज के सामने अचानक एक औरत का अक्स लहराया था। ओह शिट, ये कौन है? राज चिल्लाया और जोर से ब्रेक पर पैर मारा, लेकिन रफ्तार इतनी तेज थी कि गाड़ी काबू में नहीं आई। एक जोरदार धमाके की आवाज हुई और गाड़ी सोनाली को टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। सोनाली हवा में उछलकर कई फीट दूर जा गिरी। सोनाली अब बेबस हालत में सड़क के किनारे पड़ी थी। राज ने घबराकर जल्दी से गाड़ी रोकी और बाहर निकला। उसके चेहरे पर डर के भाव साफ झलक रहे थे। ये मैंने क्या कर दिया? उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा, जो खुद भी दहशत में थे। ये लड़की कहाँ से आई? अब क्या करें? दोस्तों ने कांपती आवाज में कहा। राज, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, वरना हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जबकि राज का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जिंदगी में पहली बार इतना डरा हुआ था। गाड़ी के पास खड़ा सोनाली की तरफ देखता हुआ उसने सोचा, ये मैंने क्या कर दिया? क्या ये जिंदा है या मर चुकी है? लेकिन अंदर का डर उसे एक कदम भी आगे बढ़ाने से रोक रहा था। रात के सन्नाटे में हवाओं के झोंके हर चीज को शांत दिखा रहे थे, मगर राज का दिल किसी बवंडर की तरह उथल पुथल था। वो अभी सड़क के बीचों बीच खड़ा अपनी गलती पर सन्न था। उसके दोस्त, जो कुछ पल पहले तक हंसी ठिठोली कर रहे थे, अब डर से कांप रहे थे। उनके चेहरों से पसीना बह रहा था और वे एक दूसरे को देखकर फैसला करने की कोशिश कर रहे थे। राज, जल्दी भाग यहाँ से। ये एक्सीडेंट होते किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर हम यहाँ कुछ देर और रुके तो हम फंस सकते हैं, एक दोस्त ने कांपती आवाज में कहा था। राज ने उसकी ओर पलटकर देखा और सिर ना में हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं किसी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। हो सकता है कि अभी वो बच जाए
और अगर मैं उसे छोड़कर चला गया तो वो मर सकती है और ये मौत मेरे सर होगी। उसकी आवाज़ में झिझक थी, लेकिन कहीं अंदर से हिम्मत भी झलक रही थी। ये मेरी गलती है और मुझे ही इसे ठीक करना होगा। तू पागल हो गया है क्या? पुलिस आ जाएगी, हम सब फंस जाएंगे, दूसरा दोस्त चिल्लाया। फंसोगे तो तुम नहीं, मैं, राज ने तेज आवाज में कहा, क्योंकि ये गाड़ी मेरे पापा की है। अगर तुम डरते हो तो भाग जाओ, लेकिन मैं किसी को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। डर के मारे सारे दोस्त एक दूसरे को देखते हुए तेज कदमों से अंधेरे में कहीं गुम हो गए। राज ने एक पल के लिए अफसोस से सिर झटका। उसके पापा अक्सर कहा करते थे, बेटा, ये दोस्त वक्त आने पर तुम्हें छोड़ देंगे, ये सिर्फ मौज मस्ती के साथी हैं। और आज उनके शब्द सच्चाई बनकर उसके सामने खड़े थे। राज ने अपनी सफ़ेद टी शर्ट के दामन से माथे पर आया पसीना पोंछा और दौड़ते हुए उस लड़की के पास पहुंचा। ये मैंने क्या कर दिया? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लड़की सड़क के किनारे बेहोश पड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और एक तरफ से खून बह रहा था, जो जमीन पर एक लाल सी लकीर बना रहा था। राज ने कांपते हाथों से उसका चेहरा थामा। सुनो लड़की, तुम सुन रही हो ना? आंखें खोलो। उसने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या ये जिंदा भी है या नहीं? वो बुदबुदाया और फौरन उसकी नब्ज चेक की। हल्की सी धड़कन महसूस होते ही उसने भगवान का धन्यवाद किया। शुक्र है अभी वक्त है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। यहाँ तो कोई भी नहीं, वो बड़बड़ाया। मुझे ही कुछ करना होगा। उसने झुककर लड़की को अपने बाजुओं में उठाया। उसका हल्का फुल्का वजूद जैसे एक गुड़िया की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। राज ने एक पल के लिए उस लड़की के चेहरे की ओर देखा। सर से खून बहकर अब राज के कपड़ों को भी गीला कर रहा था। सुनो लड़की, तुम्हें ठीक होना होगा, राज ने बेख्तियार कहा। वो अपनी गाड़ी की तरफ भागा जो सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका दिल भर आया था, ये सब मेरी वजह से हुआ। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला और लड़की को पिछली सीट पर लिटा दिया। राज ने ड्राइवर की सीट बैठते ही गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से अस्पताल की तरफ भागा। रास्ते में वो बार बार मुड़कर पीछे देखता, जहां लड़की बेहोश पड़ी थी। अरे लड़की, होश में आ जाओ प्लीज, आंखें खोलो, वो बार बार दोहराता, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके दिमाग में अपने पापा के शब्द गूंज रहे थे, जिंदगी कोई खेल नहीं है बेटा, जिम्मेदारियों को समझो। और आज पहली बार वो उन बातों को सच समझ रहा था। अस्पताल के करीब पहुंचकर उसने गाड़ी एक झटके से रोकी। मैं इसे बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने जैसे खुद को यकीन दिलाया और फौरन गाड़ी से निकलकर लड़की को फिर से अपने बाजुओं में उठा लिया। उसके कदम अस्पताल के दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे और दिल में बस एक ही दुआ थी, भगवान करे ये ठीक हो जाए। रात के गहरे सन्नाटे में अस्पताल का कॉरिडोर किसी डरावनी खामोशी का अक्स था। रोशनियां मध्यम थीं और चारों ओर हलचल न होने के बावजूद अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। राज, जिसके चेहरे की ताजगी अब परेशानी में डूबी हुई थी, कॉरिडोर में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। वो बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रहा था, कभी दीवार के साथ बैठ जाता, कभी जमीन पर बैठने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बेचैनी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसकी सफ़ेद टी शर्ट जिस पर खून के धब्बे थे, उसके बिखरे बाल और काली जीन्स जो जगह जगह से फटी हुई थी, उसे एक बेपरवाह नौजवान का रूप दे रही थी। लेकिन इस वक्त यही बेपरवाह राज एक जिम्मेदार इंसान की तरह सोच रहा था। दिल में विचारों का तूफान उमड़ रहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो, और अगर पुलिस को पता चल गया तो। वो खुद को इल्जाम देते हुए सिर पकड़कर एक बेंच पर बैठ गया। कुछ ही पल गुजरे थे कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता और माथे पर हल्की शिकन साफ नजर आ रही थी। जैसे ही राज की नज़र उन पर पड़ी, वो तुरंत खड़ा हो गया। मिस्टर, ये आपकी कौन लगती हैं? डॉक्टर ने गंभीरता से पूछा। उनकी नज़रें राज के खून से सनी सफ़ेद टी शर्ट और बिखरी हुई हालत पर थीं, जो साफ जाहिर कर रही थीं कि ये नौजवान जिंदगी को बहुत हल्के में लेता है। उनकी नज़रें राज के चेहरे पर टिक गईं, जैसे वो उसके जवाब का बारीकी से इंतजार कर रहे हों। राज, जो पहले से ही मानसिक दबाव में था, कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसके दिमाग में कई ख्याल एक साथ उमड़ने लगे। वो जानता था अगर उसने कुछ गलत कहा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। उसे ये भी पता था कि सड़क हादसे और खुदकुशी जैसे मामलों में पुलिस की दखलंदाजी जरूरी होती है, और फिलहाल वो पुलिस के झंझटों में पड़ना नहीं चाहता था। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। मैं राज हकलाया, फिर गहरी सांस लेते हुए अचानक बोला, डॉक्टर साहब, वो मेरी पत्नी है। डॉक्टर की आंखों में एक पल के लिए हैरानी की हल्की सी झलक नजर आई थी। वो कुछ कहते उससे पहले ही राज ने
जल्दी से अपनी बात जारी रखी। हम दोनों घर जा रहे थे। मैं एक पल के लिए स्टोर पर रुका और इसी दौरान यह हादसा हो गया। डॉक्टर साहब प्लीज उसे बचा लीजिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। डॉक्टर ने कुछ पल राज को गौर से देखा और फिर सिर हिलाया। उनकी नज़रों में संदेह की हल्की सी परछाई थी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। लगता नहीं कि वो तुम्हारी पत्नी है, लेकिन खैर अभी जरूरी बात यह है कि उनकी हालत बहुत गंभीर है। दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। ये कहकर डॉक्टर वापस ऑपरेशन थिएटर में चला गया था। राज वहीं कॉरिडोर में दीवार से टेक लगाकर जमीन पर बैठ गया। डॉक्टर के शब्द अब भी उसके कान में गूंज रहे थे कि दुआ करो वो ठीक हो जाए। वो खुद को बेहद बेबस मजबूर कर रहा था। उसका दिल इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं था कि एक पल की लापरवाही ने किसी की जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। मुझे भी अपने दोस्तों की तरह भाग जाना चाहिए था, वो धीरे से बड़बड़ाया, लेकिन तुरंत उसने अपना सिर झटका। नहीं, ये सही नहीं था। अगर ये मेरी बहन होती तो क्या मैं चाहता कि कोई उसे ऐसे ही छोड़कर चला जाए? उसका जमीर उसे धिक्कार रहा था कि वो अपनी गलती का सामना करे। जो कर सकता है वो करे। राज की शख्सियत हमेशा लापरवाह और चंचल रही थी। उसके दिन हंसी मजाक और मस्ती में गुजरते थे। वो अक्सर पार्टियों में समय बिताने वाला, जिंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में जीने वाला लड़का था। उसने पहले कभी नहीं सीखा था कि जिंदगी के बड़े फैसले कैसे लेने होते हैं, लेकिन आज पहली बार वो अपने किए के नतीजों का सामना कर रहा था। काश मैंने गाड़ी धीरे चलाई होती, वो बड़बड़ाते हुए सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। उसके दिमाग में अपने पापा के शब्द फिर से गूंजने लगे। बेटा, जिंदगी में जो जिम्मेदारी नहीं लेता वो हमेशा पछताता है। आज वो इन शब्दों का मतलब समझ रहा था। वो एक बार फिर कॉरिडोर में टहलने लगा। कभी दरवाजे के करीब जाकर झांकता, कभी दीवार के सहारे खड़ा हो जाता। उसकी हालत इस समय एक बच्चे की तरह थी जो अपनी गलती से कुछ सीख रहा था, लेकिन उसे सही करने के लिए बेचैन भी था। लड़की, तुम्हें ठीक होना होगा। वो दिल में बार बार यही दुआ कर रहा था। उसके कदम बेकाबू थे और दिमाग में अनगिनत ख्यालों का शोर था। अस्पताल की शांत फिजा में उसके दिल की धड़कनें किसी तबले की तरह गूंज रही थीं। रात की गहरी खामोशी खत्म हो चुकी थी और अस्पताल के कॉरिडोर में जिंदगी के निशान दिखने लगे थे। राज की आंखों में रात भर की जागी हुई थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की राहत भी थी, क्योंकि डॉक्टर ने सुबह की पहली किरण के साथ ही उसे उम्मीद भरी खबर सुनाई थी। मिस्टर, आपकी पत्नी की हालत अब बेहतर है। डॉक्टर के इन शब्दों ने राज के अंदर एक अजीब सा सुकून भर दिया था। उसने गहरी सांस ली, जैसे उसके सीने से कोई भारी बोझ हट गया हो। भगवान का धन्यवाद है, वो बुदबुदाया और फिर अपने बालों को उंगलियों से ठीक करने लगा। राज की उम्र भले ही सिर्फ 25 साल थी, लेकिन उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा आकर्षण था, कुछ ऐसा जादू था कि देखने वाला उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। सफ़ेद शर्ट और काली जीन्स, जो रात के हादसे की वजह से कई जगह से खराब हो गई थी, और बिखरे बालों के बावजूद वो एक लापरवाह लेकिन दिलकश नौजवान लग रहा था। दोस्तों के साथ मस्ती में वक्त बिताना और जिंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में लेना उसकी आदत थी, लेकिन आज वो खुद को एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। ये लड़की एक बार होश में आ जाए तो इसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। क्या जरूरत थी मेरी गाड़ी के सामने आकर मुझे यूं परेशान करने की? वो मन ही मन बड़बड़ाया। बेवजह मेरे रास्ते में आकर इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। अब घर पर मम्मी भी परेशान हो रही होंगी, और ऊपर से ये डॉक्टर साहब हर थोड़ी देर में कोई नई बात लेकर आ जाते हैं। यही सोचते हुए उसने अपनी शर्ट के कॉलर को ठीक किया था। वो खुद को संभाल ही रहा था कि अचानक एक नर्स कॉरिडोर में आई। मिस्टर, आपकी पत्नी होश में आ गई है। नर्स के इन शब्दों ने राज को एक पल के लिए चौंका दिया और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। अच्छा हुआ, वरना मैंने तो सोच लिया था आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। वो खुद से मजाकिया अंदाज में बोला, लेकिन उसकी ये मुस्कान जल्दी ही एक और परेशानी में बदल गई, क्योंकि नर्स के पीछे वही डॉक्टर आया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी और उस डॉक्टर ने हाथ के इशारे से राज को अपने केबिन में आने को कहा। आप क्या मुसीबत है? राज ने दिल ही दिल में सोचा। एक पल के लिए उसने गहरी सांस ली और फिर डॉक्टर के पीछे चल दिया। डॉक्टर के अंदाज में ऐसा कुछ था कि राज को उनसे डर महसूस हो रहा था, जबकि उसके लिए ये आम बात थी कि किसी भी गंभीर बात को मजाक में उड़ा दे। डॉक्टर ने केबिन में पहुंचते ही कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। राज ने झिझकते हुए कुर्सी संभाली और सीधा बैठ गया। डॉक्टर ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर गंभीरता से बोलना शुरू किया। देखो मिस्टर, तुम्हारी पत्नी अब होश में तो है और उनकी हालत भी बेहतर हो रही है, लेकिन एक समस्या है। राज के दिल की धड़कन तेज हुई थी। समस्या? आप क्या समस्या हो सकती है? उसने मन ही मन सोचा।
लेकिन बाहर से चुप्पी साधे रखी डॉक्टर ने बात जारी रखी। उनके सिर पर गहरी चोट के कारण वो अपना अतीत भूल चुकी हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं है। ये एक तरह की याददाश्त खोने का मामला है। ये सुनकर राज का मुंह हैरानी से खुला रह गया। क्या क्या मतलब? उसने घबराकर पूछा। डॉक्टर ने साफ बात करते हुए कहा, उन्हें सिर्फ वही याद है जो उनके सामने अभी हो रहा है। अतीत का कोई भी हादसा, कोई भी चीज उन्हें याद नहीं है। हालांकि अगर आप चाहें तो धीरे धीरे उन्हें चीजें याद दिलाने की कोशिश करें तो हो सकता है उनकी याददाश्त वापस आ जाए। राज ने कुछ पलों तक चुपचाप डॉक्टर की बात सुनी और फिर अपना सर पकड़ लिया। ये क्या हो गया? एक तो पहले ही मेरे गले की फांस बनी हुई थी ये लड़की, और अब ये नई मुसीबत। वो मन ही मन बड़बड़ाया। डॉक्टर साहब, ये सब कब तक रहेगा? मतलब उनकी याददाश्त वापस आएगी या हमेशा के लिए है? उसने गंभीर लहजे में पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। ये पूरी तरह उनके दिमाग की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। आपको उनके साथ धैर्य रखना होगा। राज की हालत बिगड़ गई। धैर्य? ये तो मुझे धैर्य ही सिखाने आई है। वो मन ही मन हंस पड़ा। डॉक्टर ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, आप उनके परिवार को यहाँ बुला लीजिए। वे उनके लिए बेहतर मददगार साबित हो सकते हैं। ये सुनते ही राज के दिमाग में एक और हलचल मची थी। यही तो सोचा था उसने कि जैसे ही वो होश में आएगी घर फोन कर दूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन ये क्या? अब तो वो उसका पति बन चुका था। वो खुद से मजाकिया अंदाज में कहने लगा। डॉक्टर केबिन से निकल चुका था और राज अपनी जगह पर सिर पकड़कर बैठ गया। क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई, अब क्या करूं? वो मन ही मन सवाल कर रहा था। फिर उसने खुद को संभाला और सोचा, चलो अभी के लिए तो यही करना पड़ेगा। इसे ठीक करना मेरी जिम्मेदारी जो है। राज की जिंदगी जो अब तक मस्ती और बेफिक्री में बीती थी, अचानक एक अजीब मोड़ पर आ गई थी। राज कैंटीन की एक मेज पर बैठा हुआ था, जहां उसने जल्दी से एक कप चाय और कुछ नाश्ते का ऑर्डर दिया। रात भर की भागदौड़ और परेशानी से वो बेहाल हो गया था। लेकिन जैसे ही नाश्ते की खुशबू उसके पास तक पहुंची, उसका दिल थोड़ा सा शांत हुआ था। शुक्र है, पेट में कुछ जाएगा तो दिमाग भी काम करेगा, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा और खाने पर झुक गया। नाश्ते के बाद राज के दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे, मगर एक बात तो साफ थी, वो इस समय सीधे घर नहीं जा सकता था। वहां उसकी माँ, उसकी छोटी बहन और उसके डैड थे। वो अच्छी तरह जानता था उन्हें अचानक से ये बताना कि वो रातों रात किसी का पति बन गया है, पूरे घर में भूचाल ला देगा। सबसे पहले उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना जरूरी था। यार अब क्या करूं? वो खुद से बड़बड़ाया और फिर उसे अपने सबसे करीबी दोस्त बीर का ख्याल आया था। बीर एक बहुत ही गंभीर स्वभाव का इंसान था, जो हमेशा राज की ऊटपटांग हरकतों को नज़रअंदाज करते हुए उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता था। वो पार्टियों और मस्तियों से दूर रहता था और राज की सारी लापरवाह हरकतों के बावजूद उसका सच्चा दोस्त था। बीर और राज की दोस्ती बचपन से थी, एक ऐसी दोस्ती जो समय की हर परीक्षा में खरी उतरी थी। बीर की समझदारी और राज की शरारत एक दूसरे को पूरा करते थे। जहां राज हर समय मस्ती और मजाक में लगा रहता, वहीं बीर शांत और गंभीर स्वभाव का इंसान था, जो हर समस्या को धैर्य और समझदारी से हल करता था। राज हमेशा कहता, यार तू मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो कभी बेकार सलाह नहीं देता। राज ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और बीर को कॉल लगा दी। पहली ही घंटी पर बीर ने फ़ोन उठाया था। कहाँ हो यार? राज का घबराया हुआ लहजा साफ झलक रहा था। बीर, जो अपने ऑफिस में फाइलों के ढेर में उलझा हुआ था, पल भर के लिए रुका और चिंता भरे शब्दों में बोला, सब ठीक तो है ना? तू ठीक तो है ना? उसकी आवाज़ में सच्ची चिंता साफ सुनाई दे रही थी। राज ने जल्दी से कहा, नहीं यार, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। फिलहाल तेरे बिना ये मसला हल नहीं होगा। फौरन अस्पताल पहुँच जा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। बीर ने उसकी बात में छुपी परेशानी को महसूस किया और शांत लहजे में कहा, ओके तू फिक्र मत कर, मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा वक्त दे। फ़ोन रखते ही बीर ने घड़ी पर नज़र डाली और जल्दी से अपनी कुर्सी से उठ गया। वो जानता था कि अगर राज ने इस तरह फ़ोन किया है तो ज़रूर कोई बड़ी मुसीबत है। बीर की गंभीरता और राज की शौकी के बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे। उधर राज ने फ़ोन रखते ही गहरी सांस ली और कॉरिडोर में इधर उधर देखा। वार्ड के अंदर वो लड़की, जिसका नाम तक वो नहीं जानता था, उसकी पत्नी के रूप में बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये क्या फिल्मी सीन मेरे साथ हो रहा है? उसने खुद से कहा और हल्के से हंस दिया। कुछ देर तक वो कॉरिडोर में टहलता रहा, लेकिन दिल की बेचैनी ने उसे एक जगह टिकने नहीं दिया। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इस तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। ये सोचते हुए वो अपनी जगह से उठा और वार्ड की ओर बढ़ा। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो ठहर गया। उसके कदम जैसे भारी हो गए थे। क्या बोलूँगा अंदर जाकर? मेरी तो पत्नी भी
नहीं है और मैं सबसे यही बोल रहा हूँ। उसने मन ही मन बड़बड़ाया, फिर सिर झटकते हुए अंदर चला गया। सोनाली आधी बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। राज बाट के दरवाजे पर खड़ा था और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी नजरें सीधे सोनाली पर टिक गईं। रात के हादसे के बाद उसके चेहरे पर खून ही खून था और उसके शरीर की हालत बिल्कुल बदली हुई थी। लेकिन अब जब वो होश में आई थी, उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जिसने राज को एक पल के लिए रोक दिया था। वो कुछ पलों के लिए ठहर गया और गहरी नजरों से सोनाली को देखने लगा। साय की तरह वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा था, जैसे किसी शिकार की ओर कदम बढ़ाने वाला शिकारी। उसकी नजरें सोनाली के चेहरे पर टिकी हुई थी। सोनाली की आंखों में डर की एक लहर दौड़ गई, लेकिन राज उसकी बेबसी से बेपरवाह था। वो कदम दर कदम चलता हुआ उसके करीब पहुंचा और उसके चेहरे की ओर एक पल के लिए देखा। फिर अपनी आवाज में हल्की सी खनक पैदा करते हुए बोला, लड़की, बड़ा परेशान किया है तुमने। एक एक परेशानी का बदला लूंगा तुमसे। उसकी आवाज में जो मजाक और छेड़छाड़ थी, वो उसके कड़े रवैये से बिल्कुल उलट थी। सोनाली की आंखों में डर की परछाई छा गई। उसकी आंखों की हंसी की जगह अब डर की लकीरें उभर आई थीं। जैसे ही उसने राज को करीब से देखा, उसके दिमाग में दर्द की एक लहर दौड़ गई। उसके सिर में भयंकर टीस महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने उसके दिमाग को एक पेड़ की टहनी की तरह तोड़ दिया हो। जबकि राज का चेहरा बेपरवाह था। गहरी बात कहने की बजाय उसने अपने ही अंदाज में आगे कहा, जिस तरह से तुमने मेरी एक रात खराब की है, तुम्हारी तो मैं हर रात खराब करूंगा। अभी तुम राज को जानती नहीं हो लड़की। उसके शब्दों में बस एक मजाक था, जैसे वो खुद को और सोनाली को इस हालत में झुकने से बचाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो इस स्थिति को हल्के में लेकर खुद को संभाल रहा हो। लेकिन सोनाली के लिए सब कुछ सहना बहुत मुश्किल था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और वो पूरी तरह डर के साए में थी। उसके दिमाग में राज के शब्द गूंज रहे थे और वो खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रही थी। उसके सिर का दर्द बढ़ता जा रहा था, जैसे किसी ने उसकी सोच को तोड़ा हो। राज का मोबाइल बजा। उसने फौरन फोन निकाला और स्क्रीन पर नजर डाली। उसके चेहरे पर एक नया भाव आया। मोबाइल की स्क्रीन पर देखता हुआ बोला, हाँ हाँ, मैं बस आ रहा हूँ। फिर उसने सोनाली की ओर एक चेतावनी भरी नजर डाली और कमरे से बाहर निकल पड़ा। सोनाली का दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर डर की लकीरें और भी गहरी हो गई थीं। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। वो चाहती थी ये सब खत्म हो जाए, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। राज का अंदाज, उसकी बातें और उसकी आंखों की चमक उसके भीतर गहरे डर का कारण बन गई थी। राज मोबाइल कॉल खत्म करके वार्ड के दरवाजे से बाहर निकल चुका था और सोनाली ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका डर अब भी उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कुछ और सोचने समझने की हालत में ना हो। जैसे ही राज बाहर निकला, सोनाली ने एक बार फिर नजर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें खामोश और गंभीर थीं, लेकिन उनमें कहीं अंदर गहरे दुख की लहर छिपी हुई थी। वो बेबस होकर किसी सहारे की तलाश में थी, लेकिन राज की आंखें और उसकी बातों ने उसके दिल में और भी गहरे डर के बीज बो दिए थे। राज ने एक बार फिर अपने माथे से पसीने की बूंदों को महसूस किया और फिर लंबी सांस लेते हुए खुद से कहा, ये सब क्या हो रहा है, और फिर बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही राज अस्पताल की इमारत से बाहर निकला, ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई। उसके दिल की धड़कन अब भी बेकाबू थी। हर कदम के साथ वो अपने दिमाग में उमड़ रहे विचारों के तूफान को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। कॉरिडोर पार करते हुए जब वो नीचे पहुंचा, तो उसने देखा कि वीर पार्किंग एरिया में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। वीर की परेशानी पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और उसकी आंखें बेसब्री से राज को ही ढूंढ रही थीं। जैसे ही राज ने वीर को देखा, वो भागता हुआ उसके पास आया। एक पल के लिए वीर ने उसे मजबूती से अपने सीने से लगा लिया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बड़ा भाई छोटे भाई को तसल्ली देता है। तू ठीक है ना? तुझे कुछ तो नहीं हुआ ना? वीर का लहजा चिंता और स्नेह से भरा हुआ था। राज ने मुस्कुराते हुए वीर के गले में हाथ डाल दिए और मजाकिया अंदाज में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, फिक्र मत कर, बस तेरे दोस्तों की मेहरबानी झेल रहा हूँ। उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, तू हमेशा सही कहता था, ये सब मेरे पैसे के पीछे ही पड़े हैं। खैर छोड़ उन सब की बात, असली मसला कुछ और है। वीर ने राज की बात पर चौंक कर उसे देखा और गंभीर स्वर में पूछा, क्या मसला है? तूने फिर कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी क्या? दोनों वहीं पार्किंग एरिया में जमीन पर बैठ गए थे और फिर राज ने धीरे धीरे अपनी रात की कहानी बता दी। उसने बताया कि कैसे वो एक हादसे में फंसा,
कैसे उसने सोनाली को अस्पताल पहुंचाया और कैसे उसने डॉक्टर के सामने झूठ बोला कि वो उसकी पत्नी है। बीर ने ये सब सुनकर अपने माथे पर हाथ मारा, फिर बोला, यार तू कब सुधरेगा? कितनी बार समझाया है कि गाड़ी ध्यान से चलाया कर। ये तेरी ही लापरवाही है जो ये सब कुछ हुआ। बीर के लहजे में एक डांट थी, लेकिन चेहरे पर असली चिंता साफ झलक रही थी। राज ने हंसते हुए उसके करीब जाकर शरारत से कहा, तुझे अपनी लैला समझता हूँ यार, हर मुसीबत में मेरी मदद को तैयार रहता है। जबकि बीर ने झटके से उसके सर पर हल्की चपत लगाई और सख्त लहजे में कहा, भगवान के लिए राज, ये मजाक का वक्त नहीं है, हालात बहुत नाजुक हैं। अगर तेरे डैड को पता चल गया तो समझ ले कयामत आ जाएगी। ये लड़की जिसे तू अपनी पत्नी बनाकर यहाँ लाया है, अब तेरी जिम्मेदारी है। राज ने बीर की बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, यार मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मैं तो इस लड़की को उसके घर छोड़ना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने तो पूरी कहानी ही बदल दी। अब कह रहे हैं कि उसे कुछ भी याद नहीं। बी ने गंभीरता से कहा, देख राज, हमें इंसानियत के नाते उसकी मदद करनी चाहिए। वो लड़की अब पूरी तरह से हमारी जिम्मेदारी है, हम उसे यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकते। बीर के स्वर में गंभीरता और सहानुभूति थी, जिसने राज को थोड़ी शर्मिंदगी में डाल दिया था। यार तू हमेशा सही कहता है, राज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मानने का दिल नहीं करता। उसकी शरारत भरी बात पर बीर ने गंभीर स्वर में कहा, राज, अगर आज हम किसी की बहन बेटी की मदद करेंगे तो कल को भगवान हमारी बहन बेटी की भी रक्षा करेगा, और यही जिंदगी का नियम है। राज ने उसकी बात पर सिर हिलाते हुए कहा, तू सही कह रहा है। खैर अब आगे प्लान क्या है? इस लड़की के साथ क्या करें? बी ने गहरी सांस ली और कहा, पहला कदम तो ये है कि तू अपनी लापरवाही छोड़ और थोड़ा सा सीरियस हो जा। दूसरा, हम देखेंगे कि उसके घर वालों का पता लगाया जा सकता है या नहीं। जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आती, उसे हमारी मदद की जरूरत होगी। राज ने हंसते हुए कहा, गंभीर हो जाऊं? ये तो मेरे लिए मरने जैसा होगा। लेकिन उसके लहजे में हल्की गंभीरता भी थी। बी ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, चल पहले उसकी हालत को बेहतर होने दे, फिर आगे का सोचेंगे। पार्किंग एरिया की हवा अब थोड़ी ठंडी हो गई थी। बी ने राज को तसल्ली देते हुए कहा, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर। बस अब जिम्मेदारी निभा, वरना ये सब तुझे और बड़ी मुसीबत में डाल देगा। राज ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तेरे कहने पर सब गंभीरता से करूँगा, पर याद रखना, अगर कोई मुसीबत आई तो मैं तुझे बीच में डाल दूंगा। बी ने उसे घूरते हुए कहा, तू अगर नहीं सुधरा तो सच में एक दिन मुसीबत में फंस जाएगा। डॉक्टर के कमरे के पास पहुंचकर राज और बीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। बीर के चेहरे पर वही गंभीरता थी जो उसे हमेशा राज के मुकाबले ज़्यादा समझदार और जिम्मेदार साबित करती थी, जबकि राज अपने शरारती अंदाज में फिर से मजाक करने के लिए तैयार था। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, डॉक्टर अपनी कुर्सी पर बैठी कुछ फाइलें देख रहे थे। तो आप दोनों ही उस लड़की के साथ हैं? बी ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, जी डॉक्टर साहब, हम ही हैं। उसकी हालत अब कैसी है? डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए गहरी सांस ली। लड़की की हालत अब काफ़ी बेहतर है, हमने सारे जरूरी चेकअप कर लिए हैं। अब आप उन्हें डिस्चार्ज कराकर ले जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए उसका दिमाग अब भी कमज़ोर है और उसे मानसिक शांति की ज़रूरत है। बी ने सर हिलाया और कहा, जी डॉक्टर, हम उसका खास ख्याल रखेंगे। ये सुनकर राज ने मौके का फ़ायदा उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब आप चिंता मत करें, मैं तो हमेशा उसके सिर पर सवार रहूंगा, जैसे एक जिम्मेदार पति को होना चाहिए। उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने उसे अजीब नज़रों से देखा और बी ने तुरंत राज को घूरते हुए कहा, चुप हो जा, ये मजाक का वक्त नहीं है। राज ने अपनी मुस्कान दबाने की कोशिश करते हुए गंभीरता का नाटक करते हुए कहा, ठीक है ठीक है, अब मैं भी बीर की तरह गंभीर इंसान बन जाऊंगा। डॉक्टर ने दोनों को देखते हुए कहा, यह अच्छी बात है कि आप लोग उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, लेकिन याद रखें ये कोई आसान काम नहीं होगा। उसे समय समय पर अस्पताल लाना होगा, उसकी याददाश्त लाने की भी कोशिश करनी होगी। बीर ने कहा, हम ये सब करेंगे। डॉक्टर ने आगे कहा, एक बात और, उसके साथ बहुत ही धैर्य से पेश आएं, उसे किसी भी तरह के मानसिक आघात से बचाएं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो तुरंत मुझसे संपर्क करें। बीर ने शुक्रिया करते हुए कहा, बेशक डॉक्टर साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके साथ किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। राज ने बीर की तरफ देखते हुए शरारत से कहा, यार तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू ही उसका वारिस हो, मुझे भी तो कुछ बोलने दे। बीर ने तमतमाते हुए कहा, राज भगवान के लिए बस कर दे, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। डॉक्टर ने दोनों की बातें सुनी और हल्की सी मुस्कान दी और बोले, अच्छा है कि आप दोनों इस वक्त भी इतने आत्मविश्वास से भरे हैं, लेकिन याद रखें यह आत्मविश्वास उस लड़की की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि उसे और उलझाने के लिए।
कुछ और निर्देश देने के बाद डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज पेपर्स दिए और कहा, आप अब उस लड़की को ले जा सकते हैं। इसे आरामदायक और सुरक्षित जगह पर रखें। कमरे से बाहर निकलते ही वीर ने राज की तरफ घूरते हुए कहा, अब सुन, मैंने फैसला कर लिया है कि हम इसे मेरे फ्लैट पर रखेंगे। वो जगह सुरक्षित है और मैं इसे एक आरामदायक माहौल दे सकूंगा, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। राज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, मेरी? तूने क्यों सोचा कि मैं ये सब संभाल लूंगा? यार, तू मुझे जानता है कि मैं ऐसी चीज़ों के लिए नहीं बना। वीर ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, यही वक्त है तुझे खुद को बदलने का। राज, तूने ये जिम्मेदारी ली है और अब इसे निभाना भी होगा। शायद यही मौका है कि तू अपनी जिंदगी को संवार सके और अपनी हरकतों से बाज आ जाए। राज ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है वीर, तू जीत गया, मैं हार गया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन याद रख, अगर कोई मुसीबत हुई तो तू मेरे साथ होगा। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा रहूंगा दोस्त, लेकिन ये तेरा इम्तिहान है और मुझे उम्मीद है तू ये पास करेगा। राज ने हंसते हुए कहा, देखते हैं यार, वैसे भी ये जिंदगी कुछ ज़्यादा ही फिल्मी हो गई है। दोनों बातें करते हुए सोनाली के बाड़ की ओर बढ़े। अंदर मौजूद सोनाली अब भी कमजोर लग रही थी। बाड़ के दरवाजे से अंदर जाते ही वीर के कदम एक पल के लिए रुक गए। सामने बेड पर अर्धलेटी लड़की को देखकर उसके दिल में एक अजीब सी भावना ने जन्म लिया था। सोनाली के चेहरे पर मासूमियत और बेबसी के मिले जुले भाव थे, जिन्हें देखकर वीर को ऐसा लगा जैसे उसने ये चेहरा पहले कहीं देखा हो। दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हुई थी, लेकिन उसने तुरंत अपनी सोच को झटका और गंभीर भाव के साथ अंदर कदम रखा। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग है। कहानी के दूसरे और अंतिम भाग के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों कहानी के दूसरे और अंतिम भाग के साथ।